Good morning, students. I am Ankit, your chemistry teacher. Firstly, welcome to all of you in new class. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बेटा हम कंटेंट थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आपका जो सिलेबस है +1 का उसमें कौन कौन से चैप्टर है। तो बेटा +1 के जो सबसे पहले बुक कौन सी है, एनसीईआरटी। ये केमिस्ट्री पार्ट 1 है और ये जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री की जो बुक है बेटा ये 2 पार्टों में, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, आपके जो अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो बेटा पार्ट 1 में 7 चैप्टर है। ठीक है, एंड +1 में बेटा हमने डिटेल्स वाइज स्टडी करनी। इसका मतलब यह है कि हमने चैप्टर वाइज चैप्टर स्टडी करनी है, मतलब पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बिकॉज +1 में मेनली बेटा सीक्वेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड दूसरी बात, कोई भी लेक्चर आपने मिस नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज अगर आप कोई भी लेक्चर मिस करोगे तो सीक्वेंस ब्रेक होगा, और अगर सीक्वेंस ब्रेक होगा तो आपको अगला लेक्चर जो होंगे वो समझ नहीं आएगा। आपको कोई भी क्वेरी है बेटा विद इन ए लेक्चर आप पूछ सकते हो, और आफ्टर लेक्चर आप मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज हम बेटा शुरू करने जा रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जो ये वाला चैप्टर है बेटा, इसके जो फर्स्ट 4 पेजेस हैं वो आपके 9th का बेसिक है, 9th का बेसिक है। ठीक है, तो इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको खुद पढ़ने बोलूँगा बिकॉज वो 9th का बेसिक है। एंड उसके बाद जो मेनली है मैं आपको चैप्टर शुरू कराऊंगा आज विद इंट्रोडक्शन। ओके, फर्स्टली बेटा जैसे चैप्टर का नेम ही है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यूनिट 1 चैप्टर 1। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं बेटा, इस चैप्टर में हमने जस्ट बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, काफ़ी सारे बेसिक्स हमने पढ़ने इस पूरे चैप्टर्स में। ठीक है, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो बेटा केमिस्ट्री होता क्या, सबसे पहला क्वेश्चन आपको, आप कोई भी सब्जेक्ट शुरू करोगे ना तो वहाँ पहला क्वेश्चन ये होगा, व्हाट इज केमिस्ट्री, या व्हाट इज फिजिक्स, या व्हाट इज बायो, या व्हाट इज मैथ। केमिस्ट्री डील्स विद कॉम्पोजिशन। देखो बेटा केमिस्ट्री डील्स विद कॉम्पोजिशन मतलब वो किन चीज़ों से मिलके बना है, कितने परसेंटेज में वो चीज़ें हैं। मान लो कि कोई चीज़, हमने कोई चीज़ बनाया, उसका नाम x है, और x बनाने के लिए मुझे A, B और C 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। तो उन 3 चीज़ों को मिलाकर मैंने x बनाया। इसका मतलब क्या है कि उसका कॉम्पोजिशन कितना कितना है, मतलब A, B, C की परसेंटेज कितना कितना है, उनका स्ट्रक्चर कितना है। देखो बेटा जो पीछे स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े अभी तक प्रीवियस क्लासेस में, और उसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क है। ठीक है, प्रॉपर्टीज कैसी है, अब आपको अब एक चीज़ पता है, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। हमारे आसपास की सभी चीज़ें किससे बनी हुई है, मैटर से। एंड बेटा आपने मैटर्स के रिगार्डिंग 9th क्लास में मैटर इन अवर सराउंडिंग इज मैटर अवर सराउंडिंग इज प्योर, ये 2 चैप्टर्स थे पहले 2, उसमें आपने काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा हुआ। जिस बच्चे ने 9th किया हुआ है और वो भी अच्छे से, उसको ये पहला चैप्टर काफ़ी इजी लगेगा। ठीक है, फिर भी जिन्होंने किया है बट जिनको याद नहीं है बेटा एक बार जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, दिस एक्सपेक्ट कैन बी डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड इन टर्म ऑफ बेस्ट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मैटर। जैसे कि बेटा इसमें केमिस्ट्री के जो पहले 4 चैप्टर है ना 9th का, बेटा वो आपका बेस है +1 का। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, वो 4 चैप्टर आपका +1 का बेस है। जिन्होंने वहाँ अच्छे से किया है ना उनको यहाँ काफ़ी इजीली प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जैसे अगर आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पता है तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं एटम्स की बात करूँ, जैसे हाइड्रोजन सिंगल है तो इसे हम हाइड्रोजन एटम कहेंगे, और वही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में तो उसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलते हैं। दिस इज वाई केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। इसलिए केमिस्ट्री क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है, साइंस कैन बी व्यू एज ए कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट ऑफ द सिंथेसाइज नॉलेज फॉर द डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर फॉर द सैक ऑफ कन्वीनियंस। साइंस इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन। देखो बेटा अब अगर मैं बात करूं साइंस की, तो आपको क्या लगता है, साइंस बेटा फर्दर काफ़ी सारे कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे साइंस को अगर बोलेगा तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, ये 4 तो बेटा इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आप बिलीव नहीं करोगे ये 4 भी फर्दर जाके कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है,
केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस जो स्टडी, जिसमें स्टडी करते हैं कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। अब इंटरेक्शन ऑफ मैटर वाला भी आपने आई थिंक आपको याद होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना बेटा, उसी के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। केमिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द नोइंग हाउ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर, मतलब कैसे अगर हम दो चीज़ों को मिलाते हैं तो उससे तीसरा चीज़ बनता है, ठीक है बेटा, उसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आती है, मैटर में क्या चेंजेस आती है, ठीक है। केमिस्ट्री प्ले ए सेंट्रल रोल इन साइंस एंड ऑफ्टर इंटरवेड विद द ब्रांचेस ऑफ साइंस लाइक फिजिक्स। देखो बेटा, एक तो ये साइंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और दूसरा हेल्पफुल होता है दूसरे ब्रांचेस के लिए भी, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, जोलॉजी एक्सेट्रा। केमिस्ट्री आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। देखो बेटा, डेली लाइफ में मेडिसिन बनती है, कितने सारे केमिकल्स बनते हैं, या आपके देखो, आप अपने आसपास की जो भी चीज़ देखते हो जो आपके लाइफ को इजी बना रहा है, चाहे वो एक पेंट है दीवार पे लगने वाला, चाहे वो एक गाड़ी है। हाँ, आप कह सकते हो कि गाड़ी इंजीनियर बनाते हैं, बट बेटा उसकी जो मटेरियल होती है स्टार्टिंग, वो कौन बनाता है? साइंस का कोई स्टूडेंट बनाता है, साइंस का कोई पर्सन बनाता है। जैसे कि अब देखो, पहले मोबाइल फ़ोन्स बेटा इतने हैवी होते थे, 2-2, 3-3 किलो का मोबाइल फ़ोन होता था। इवन हाफ केजी का मोबाइल फ़ोन, हाफ केजी और 1 केजी का मोबाइल फ़ोन तो मैंने भी अपने टाइम पे देखा हुआ है, ठीक है बेटा। इवन जो 2000 तक जिनकी बर्थ है, चलो आपकी तो बर्थ 2000 या उससे बाद में होगा, तो आपने भी हो सकता है पुराने मॉडल्स देखे होंगे नोकिया के, कितने हैवी होते थे। बट आज का मोबाइल देख लो बेटा, उनके मुकाबले 10 गुना हल्का और 10 गुना ज़्यादा काम। वो कैसे बेटा? क्योंकि मटेरियल में रिफाइनमेंट होता गया। रिफाइनमेंट का मतलब चेंजेस आता गया टाइम टू टाइम, ठीक है। केमिकल प्रिंसिपल आर इम्पोर्टेंट इन द डाइवर्स एरिया सच एज वेदर पैटर्न, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड द ऑपरेशन of a computer. Chemical industry manufacture fertilizer, alkalis, acids, salts, dyes, polymer, drug, soap, detergent, metal, alloys and other inorganic chemical including new contributes in the big way of national economy. इसका मतलब बेटा कि जो भी मेन चीज़ें जो आपको दिखती है, देखो बेटा, वो सभी चीज़ें जो आपका काम आसान बनाती है वो कहीं ना कहीं इन्वेंट होता है, कोई ना कोई उसे इन्वेंट करता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ को इन्वेंट जो करते हैं वो कौन होते हैं? एक केमिस्ट हो सकता है, एक फिजिस्ट हो सकता है, एक बॉटनिस्ट हो सकता है, ठीक है बेटा, कोई साइंस का स्टूडेंट ही होगा। और जैसे कि कई सारे बीमारियां हैं, ठीक है, कई सारे और डिस्कवरीज हैं, इन सभी के पीछे भी हाथ एक साइंस स्टूडेंट का ही होता है। नेक्स्ट है बेटा, जो आपने खुद पढ़ना है, मैं इस करके बोल रहा हूँ क्योंकि +1 में आपने ऑलरेडी किया हुआ है, नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा काम दे रहा हूँ, वैसे फर्स्ट लेक्चर ही है बट फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको काम दे रहा हूँ। इसके पीछे बेटा रीज़न यही है कि आपने ये चीज़ पहले पढ़ी हुई है। आप ये देखो, नहीं पता लगेगा मुझे आप ग्रुप में मैसेज कर देना कि सर ये टॉपिक मुझे हमारे दोबारा समझा दो, जो आपने हमें पढ़ने वाला था नहीं पता लगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँगा। तो इसमें बेटा एनसीईआरटी का पेज नंबर 2 नेचर ऑफ मैटर आपने पूरा करना है। हमने जो बेटा आज थोड़ा सा पढ़ना है, आज हमने थोड़ा सा ही करना है, तो ये हम शुरू करेंगे बेटा मास और वेट से। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्वेश्चन, देखो मैंने जैसे ही 2 वर्ड बोला आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर मास और वेट तो सेम होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो बेटा इसमें क्या डिफरेंस होता है वही हमने आज पढ़ना है। मास ऑफ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। देखो बेटा, मास क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसमें, उसे क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे। बेटा याद रखना, मास और वेट अलग अलग चीज़ें होती आप मतलब समझने के लिए एक ही मान लो, बट उनके डेफिनेशंस अलग अलग होते हैं, उनके रूल्स अलग अलग होते हैं। उसी तरह वेट क्या होता है कि कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट पे। देखो बेटा, ग्रेविटी किसी चीज़ को कितने फोर्स से अपने तरफ खींच रही है, उसका क्या होगा? उतना ही वेट होगा। मास और वेट का डेफिनेशन क्लियर हो गया। उसी तरह बेटा वॉल्यूम पे आओ। जितना टॉपिक्स मैं बेटा आपको करवाऊंगा उतने करने की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है। 9th के मैंने बेसिक्स आपको इसलिए पढ़ने बोला बिकॉज वो अपने 9th और 10th में काफ़ी हद तक काफ़ी बार किया है,
ठीक है, वो आप खुद पढ़ सकते हो, पढ़ लो, नहीं पता लगेगा जैसे मैंने पहले बोला मुझे आप पूछ लेना, ठीक है। बट बेटा क्वेश्चन एक साइंस स्टूडेंट्स की, एक अच्छा साइंस स्टूडेंट वही होता है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, लॉजिकल और जेन्युइन क्वेश्चन। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे आपकी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्लियर होगी, उतनी ज़्यादा जितने ज़्यादा क्वेरीज करोगे आपकी उतने ज़्यादा डाउट्स क्लियर होंगे और आपको ईजिली चीज़ें समझ आएंगी। नेक्स्ट होता है बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम हैज़ ए यूनिट ऑफ लेंथ, सो इन एसआई सिस्टम वॉल्यूम हैज़ ए यूनिट ऑफ मीटर क्यूब। बट अगेन इन, देखो बेटा सबसे पहले देखो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे जाके इसकी हेल्प से न्यूमेरिकल करोगे आप, ठीक है। इसलिए वॉल्यूम यूनिट ऑफ लेंथ है, ऐसे सिस्टम में वॉल्यूम यूनिट ऑफ क्या बोलते हैं, मीटर क्यूब बोलते हैं, और समटाइम हम इसे बोल सकते हैं, और इसका कॉमन यूनिट बेटा लीटर भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, जितना जितना बोलूँगा उतना उतना ही करना, ज़्यादा जरूरत नहीं है करने की, ये यहीं तक करना है। नेक्स्ट बेटा डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास, मतलब कितना अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। मान लो मैंने बोला कि एक छोटा सा मेरे पास बीकर है, इस तरह का कांच का होता है ये बेटा बीकर, ठीक है, आपने देखा होगा आई थिंक। इसके अंदर अगर मतलब वाटर इतना प्रेजेंट भरा हुआ इतना सही, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने से वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। और याद रखना बेटा डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को हम ऐसे लिखते हैं, इस सिंबल से इसे रो बोलते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर होता है कितना मास है कितने वॉल्यूम में, इसे बोलते हैं डेंसिटी। क्लियर है आपको। और अगर इसकी यूनिट की बात करो तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, आई थिंक ये भी क्लियर है आपको। नेक्स्ट है टेम्परेचर। देयर आर 3 कॉमन स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। एक होता है बेटा सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, फारेनहाइट बोलते हैं, और केल्विन बोलते हैं। और एक चीज़ आपको बेटा याद होगा, आपने किया था 9th में, चलो फिर बता देता हूँ। फारेनहाइट, अगर मेरे पास सेंटीग्रेड दिया उसे फारेनहाइट में कन्वर्ट करना, 9/5 जो सेंटीग्रेड दिया उसको यहाँ लिखो, प्लस 32 कर दो, फारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। केल्विन में कन्वर्ट करना है, जितना सेंटीग्रेड में आपको दिया हुआ है उसमें 273.15 प्लस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी चीज़ें थोड़ा माइंड में रखना कैसे करते हैं। वैसे तो 9th में करवाया होता, बट फिर भी नहीं पता है तो यहाँ से देख लो। और नेक्स्ट है बेटा अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। मैनी ए टाइम इन द study of chemistry one has deals with the experiment of data as well as theoretical calculation. There are the meaningful ways to handle the number of conventionally and the present data resultly with the certainty the extent of possible. देखो बेटा साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है। As chemistry is the study of atoms or molecule which are extremely low mass. सबसे पहले बेटा साइंटिफिक नोटेशन आया क्यों जरूरत पड़ी। आपने ये चीज़ सुना ही होगा कि जो भी चीज़ हमारे आसपास है वो मैटर का बना, और मैटर, अगर मैटर को फर्दर हम स्टडी करें तो हम क्या बोलेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है बेटा, भार जो होता है वो कितना होता है आपको पता है ना, एक्सट्रीमली लो, इतना लो कि जिसे बेटा मेजर करने के लिए कोई वेइंग बैलेंस बना ही नहीं है। बिकॉज ऑफ द लो, वेरी लो मासेस, ठीक है बेटा, एंड आर प्रेजेंट एक्सट्रीमली लार्ज नंबर। एक तो बेटा उनके मासेस इतने ज़्यादा कम होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं 2 ग्राम ऑफ केमिस्ट है डील्स विद द नंबर ऑफ द लार्ज, ऐसे ये देखो, ये बेटा ये नंबर देख रहे हो, इसे आप 1/10 पोजिशंस लगा के देख लेना है कितना ज़्यादा। फॉर द मॉलिक्यूल, इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में। ये देख रहे हो बेटा, ये नंबर को अगर मैं 1/10 करने लग पड़ा तो आई थिंक मैं भी घबरा जाऊँ कि ये कितना नंबर है। और इतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में। और एज ए स्मॉल, और अगर मैं देखो लार्ज के मतलब नहीं होता, अगर स्मॉल की तरफ जाऊँ तो इतना मास होता है हाइड्रोजन का, इतना, ये देख रहे हो, इतना मास होता है हाइड्रोजन एटम का। इतना ज़्यादा पॉइंट के बाद, 0 के बाद ये आखिरी में, इसे वे कर सकते हो किसी तरीके से। इसलिए बेटा इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन आया। सिमिलरली द अदर कांस्टेंट सच एज प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, 3 × 10⁸, यानी कि 3 के बाद 8 0, ठीक है बेटा।
चार्जेस ऑन ए पार्टिकल एक्सेट्रा इन्वॉल्व नंबर ऑफ अबव मैग्नीट्यूड्स। देखो बेटा, इट मे लुक फनी फॉर द मोमेंट टू द राइट और काउंट नंबर इन्वॉल्विंग द मैनी जीरोस बट ऑफर रियल चैलेंजेस टू द सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ द एडिशन। अब देखो बेटा, सबसे बड़ी चैलेंज क्या है कि इन चीज़ों को हैंडल करना। दूसरी बात, अगर कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, डिवाइड करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, एडिशन करना पड़ जाएगा तो कैसे करेंगे। यू कैन राइट एनी number above type and try to one operational like accept the challenge and then really appreciate difficulty handle such number। सबसे पहले बेटा अगर मैं बोलूँ आप में से कुछ स्टूडेंट्स को कि बेटा ये नंबर्स को उठाओ और इनको प्लस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना शुरू करो, तो सबसे पहले तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब हाँ माना कैलकुलेटर होगा, बट बेटा याद रखना कैलकुलेटर अलाउ नहीं है सीबीएसई के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मतलब आपको वैसे कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो इनको प्लस करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी आपके लिए। दिस प्रॉब्लम कैन सॉल्व बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन सच एज नंबर्स दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच द नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड 10⁻n। और इस प्रॉब्लम को दूर किया गया साइंटिफिक नोटेशन जिसे हम क्या बोलेंगे 10⁻n। 10⁻n का मतलब क्या है कि जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना 3 × 10⁸, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि 3 के बाद 8 जीरो, तो मैं क्या करता हूँ 8 जीरो ना लिख के 10⁻8 लिख देता हूँ। इसे बोलते हैं बेटा साइंटिफिक नोटेशन। मतलब उसी तरह मान लो कि 5 × 10⁻⁻10, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद 9 जीरो और ये 5, इसको मैंने क्या किया इनको सबको इकट्ठे लिख के -10 में लिख दिया। आई थिंक आप सभी को पता होगा कि ये -10 और ये +8 कब लिखते हैं। याद रखना बेटा, अगर कभी भी पॉइंट से इस तरफ जाना पड़े, अगर पॉइंट के बाद बेटा कितने सारे जीरो और लास्ट में पॉइंट ऑफ कोई मतलब रकम हो या नंबर हो, तो अगर पॉइंट इस तरफ जाना पड़े तो जो पावर आएगा वो माइनस में आएगा, और इस तरफ जाना पड़े जो पावर आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि पॉइंट के इस तरफ अगर रकम लिखी तो पावर प्लस में आएगी। वैसे तो बेटा जो प्लस में होगी उसमें पॉइंट होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। चलो फिर भी मैं और एग्जांपल्स कराऊंगा, आगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आज हमने बेटा इतना ही करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़े और डिटेल्स में एंड काफ़ी और अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।